रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मेरे बच्चों, ये दो तीन बातें अगर आपने सही से समझ ली तो फिर आप मानो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आसानी से समझ में आने वाला है मेरे बच्चों, आसानी से समझ में आने वाला है। तो चीजों को देखते हैं यार। देखो इस पर तो न्यूमेरिकल भी आता है, एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल। पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम करते क्या हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम मीडियम का नेचर डिसाइड कर सकते हैं भाई। जैसे कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। जैसे मैंने आपके सामने 3 मीडियम रख दिए, यहां पर मैंने एग्जाम्पल में रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1.36 रखा हुआ है। इसी तरीके से ग्लास का 1.52 रखा हुआ है, वाटर का 1.33 रखा हुआ है, डायमंड का 2.41 रखा हुआ है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो लाइट है, देखो अब मीडियम कौन सा रेयर होगा कौन सा डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर होगा। मतलब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो मीडियम डेंस होता है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो मीडियम क्या होता है, रेयर होता है। तो यहां पर सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का। तो वाटर क्या है इन सभी के कंपैरिजन में, रेयर है। फिर इसके बाद किसका नंबर आता है, एल्कोहल का। एल्कोहल इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ, अगर मीडियम आपका रेयर है, कंपैरिजन कर रहे हैं आप, और उस कंपैरिजन में मीडियम आपका क्या आ गया, रेयर आ गया, तो रेयर के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका लो हो जाएगा। और अगर आपका मीडियम डेंसर आ गया तो डेंसर के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा आपका वो हाई हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं ये कंपैरिजन थ्योरी है। जैसे अगर हमने देखा यहां पर ये 4 मीडियम है, तो आप ये बोल रहे हो, आपने बोला कि भाई मेरे को ग्लास बताओ, ये जो ग्लास है इस ग्लास को बताओ रेयर है या डेंसर है। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा कि भैया आप किसके रेस्पेक्ट में जानना चाह रहे हो, तो आपने बोला कि मैं एल्कोहल के रेस्पेक्ट में जानना चाह रहा हूं। तो मैंने एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा 1.36 और ग्लास का 1.52, बिल्कुल कह दूंगा ग्लास क्या है, डेंसर है भाई। ग्लास जो है वो डेंसर है, किसके रेस्पेक्ट में, एल्कोहल के रेस्पेक्ट में। मैंने बोला कि चलो डायमंड के रेस्पेक्ट में बताना जरा, तो आपने डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा 2.41, ग्लास का कितना है 1.52। आप ये बोले भैया ग्लास तो रेयर है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, डायमंड डेंसर हो जाएगा, ग्लास हमारा रेयर है। बात समझ में आ रही है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कंपैरिजन थ्योरी में, उतना ही ज्यादा मीडियम हमारा डेंस होगा। फाइनली अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे मेरे बच्चों, समझो जरा। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कौन सा मीडियम, जिसमें आप देखना चाहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ 2 मीडियम। मतलब कौन कौन सा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R.I से लिख रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में क्या होता, C होता है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम का आपको RI कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कौन सा मीडियम, अगर आपको वाटर का देखना है तो वाटर में, और अगर आपको ग्लास का देखना है तो ग्लास में, जिसका भी देखना हो। चलो यहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, N से, तो ये कितना हो जाएगा, C/V। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल, ये एक बिल्कुल ये मान लीजिए लड्डू प्रॉब्लम होती है। आपको इन 3 में से कोई भी 2 दिया जाता है और एक आपसे पूछा जाता है। जनरली या तो C और N मिलेगा तो V पूछा जाएगा, या फिर आपको क्या दिया जाएगा, C और V दिया जाएगा, N पूछा जाएगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम आती है, NCERT में भी है ये, ठीक है ना, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। इसका मतलब आप देखिए यहां से ये पता चल रहा है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट की स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी, और ये तो होना ही था, ये मैंने पहले ही बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने का मतलब क्या होता है,
अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है मेरे बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई मतलब मीडियम कैसा हो गया, डेंस हो गया। देखो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हाई है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो मीडियम कैसा हो गया, डेंस हो गया। और मीडियम डेंसर होने से अभी हमने देखा था लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। लाइट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो वही तो मैं बता रहा हूं, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर विल बी वेलोसिटी। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा एक बात और समझिए जरा यहां से, अगर आप समझने की कोशिश करें जरा, देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों का ये रेशियो है, एयर में जो स्पीड है और मीडियम में। तो ये है तो दोनों स्पीड ही ना मेरे बच्चों। तो जब दोनों स्पीड है तो इसका कोई यूनिट होगा, नहीं होगा, यूनिट लेस होगा ये। ठीक है ना, यूनिट नहीं होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेरे बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है, एयर टू द मीडियम। इस वजह से यहां पर कोई भी इसका यूनिट नहीं बनेगा। ठीक है ना, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बहुत अच्छा करने वाले हैं। अब मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि जितना ज्यादा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम, उतना ही डेंस होगा। ये मैंने आपके सामने क्या किया हुआ है, देखो अल्कोहल, डायमंड, ग्लास और वाटर, सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है। तो जब सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है मेरे बच्चों, तो एक बार समझने की कोशिश करो, मैं लिख देता हूं यहां पर भी। जैसे मानो कि यहां पर क्या आ जाएगा, ये आपका अल्कोहल का आ जाएगा, अल्कोहल का आ जाएगा 1.36। और इसी तरीके से मैंने बोला डायमंड का आ जाएगा 2.41। इसी तरीके से मैंने बोला ग्लास का दे रखा है 1.52। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं वाटर का दे रखा है 1.33। अब मैं आपसे बोलूं लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी यार, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। होता क्या है, जो स्पीड होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किस में है, वाटर में। तो वाटर में इन सभी मीडियम में क्या होगा, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। इनकी बात कर रहा हूं मैं, ओनली इन्हीं मीडियम की। और सबसे कम किस में होगी, तो डायमंड में। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। इस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, स्नेल्स लॉ। इसको स्टेटमेंट की तरह मत समझना, स्नेल्स लॉ को मैं बहुत सही से समझाऊंगा, स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं भाई। ठीक है ना, अब देखिए जरा, पहले समझिए, इसके दो लॉ हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेसिकली दो लॉ हैं। पहला तो जो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था वही रिफ्रैक्शन में भी होगा। इंसिडेंट रे, जो आपकी इंसिडेंट रे होती है, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। एक ही प्लेन में हम लोग स्टडी करेंगे इनकी। ठीक है ना, अब जो आ जाओ मेन इंपॉर्टेंट जो है वो सेकंड वाला क्या कहता है कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जैसे ये लाइट रे थी, ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है। और यहां से जब लाइट मेरी जाएगी इस तरीके से, तो अभी हमने रेयर से डेंसर करा लिया है, चलो कोई बात नहीं, ये एंगल मेरा आई हो जाएगा और ये एंगल मेरा आर हो जाएगा। नॉर्मल से इंसिडेंस एंगल आ गया और नॉर्मल से ही रिफ्रैक्टिंग एंगल आ गया। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं साइन आई इंसिडेंस एंगल का साइन और साइन आर करता हूं, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो यार बहुत आसान है, लेकिन बहुत बच्चों को स्नेल्स लॉ नहीं लगाना आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लिख दिया, लेकिन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है आपने ये नहीं लिखा। आपको ये भी देखना था कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ लेकर जा रहा हूं कि आप किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में कैसे देखेंगे, समझना जरा सही से, फिर हम वापस आएंगे स्नेल्स लॉ पर। देखो मेरे बच्चों समझो जरा, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बहुत प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे अगर हम 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखते हैं, 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखा हमने,
मैंने बोला भाई ये नंबर कितना है, आप बोलेंगे ये तो 6 है। कैसे? यहां पर इसके डिवाइड में क्या है 1, 1 को आप रिप्रेजेंट करते हो, नहीं करते ना। ये जो 6 वैल्यू है ना ये 1 के रेस्पेक्ट में है। लेकिन अगर मैं यहां पर ये लिख दूं 6/5, तो ये वैल्यू क्या है? अब ये वैल्यू आपकी 6 है विद रेस्पेक्ट टू 5, विद रेस्पेक्ट टू 5। ये वैल्यू कितनी है? 6 है विद रेस्पेक्ट टू 5। इसी तरीके से अगर मैंने यहां पर 8/3 लिख दिया तो आप ये बोलेंगे ये वैल्यू 8 है विद रेस्पेक्ट टू 3। समझो सही से जरा आप, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। मैंने बोला ये 11/2, आप बोलेंगे ये वैल्यू 11 है विद रेस्पेक्ट टू 2। बात समझ में आ गई? मैंने बोला ये 15/7, आपने बोला यार ये वैल्यू 15 है विद रेस्पेक्ट टू 7। बात समझ में आ गई? जनरली क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं 1 से 10 तक, कोई भी नंबर लेते हो तो इसके अगर अपॉन में 1 है, जैसे 5/1 है, तो हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो सिंपल हम बोल देते हैं ये वैल्यू 5 है। लेकिन आप हमेशा याद रखना ये 5 किसके रेस्पेक्ट में है? 1 के रेस्पेक्ट में है। भाई मैंने आपसे बोला ये x है, x/y। ये वैल्यू क्या है? आपने बोला ये वैल्यू x है, किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। मैंने बोला ये a/b, आपने बोला ये वैल्यू a है, किसके रेस्पेक्ट में? b के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से मैंने बोला n1/n2, आपने बोला ये वैल्यू n1 है, किसके रेस्पेक्ट में? n2 के रेस्पेक्ट में। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं उससे डिवाइड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। देखो मैं जब आपको यहां पर बता रहा था स्नेल्स लॉ में, तो स्नेल्स लॉ में क्या होगा समझो जरा आप थोड़ा सा। स्नेल्स लॉ को थोड़ा सा और डिटेल में लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि स्नेल्स लॉ आपको समझ में आ जाना चाहिए। बोर्ड से थोड़ा सा हटकर भी देखो स्नेल्स लॉ को, ठीक है ना? क्योंकि जब आप 12th क्लास में आएंगे तो वहां पर जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, अगर आपको स्नेल्स लॉ प्रॉपर आ रहा है तो। मेरे बच्चों समझो जरा स्नेल्स लॉ का मतलब क्या है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। अब यहां पर क्या है? यहां पर ये जो है आपका ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब अगर कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये एक मीडियम हो गया और दूसरा मीडियम इसका ये हो गया। ये एंगल इसका I है और ये एंगल इसका R है, ठीक है मेरे बच्चों। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अब देखना जरा, तो होता क्या है आप हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, सभी मीडियम के लिए सेम रहता है। मतलब ये हुआ कि इस मीडियम में देखो, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1, और इसमें साइन ऑफ एंगल, एंगल क्या है? इंसिडेंस। और दूसरे मीडियम का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? n2 और साइन ऑफ एंगल। ये हमेशा सेम रहेगा, साइन ऑफ एंगल चाहे इंसिडेंस हो या रिफ्रैक्शन हो, उसके साथ आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए उस मीडियम की। ये जो प्रोडक्ट होगा ये दूसरे मीडियम के लिए भी उतना ही होगा, सेम होगा ये। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से n1 साइन I इक्वल टू n2 साइन R, ठीक है। अब आप देखिए जरा, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो ये n2 अपॉन n1 क्या है? ये n2 अपॉन n1 क्या है? मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 1। मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, समझो सही से, कॉन्सेप्ट आ गया है। इसको मैं लिख सकता हूं n2 यहां लिखा, 1 यहां लिखा। ये साइन I अपॉन साइन R ये होता है स्नेल्स लॉ। साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू 2n1, मतलब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 1। अब समझो जरा, थोड़ा सा और समझाऊंगा। अगर आपने थोड़ा सा और दिमाग लगा दिया ना तो बहुत अच्छा स्नेल्स लॉ समझ में आने वाला है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। बस थोड़ा सा और समझ लो, ठीक है। देखिए जरा, आप समझे जरा। जैसे मैंने बोला भाई मेरे बच्चों, मैंने बोला यहां पर एयर है, यहां पर एयर है और यहां पर ग्लास है, ठीक है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1
और ग्लास का कितना होता है भाई, ग्लास का होता है 1.5। एक रफ कैलकुलेशन ले लिया मैंने, ठीक है। अब अगर कोई भी रे है हमारी वो एयर से ग्लास में जा रही है, तो एयर से ग्लास में जा रही है, तो इस तरीके से ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। तो अब जब आप स्नेल्स लॉ लिखेंगे यहां पर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या, N2 अपॉन N1, मतलब 1.5 अपॉन 1। और आप ये बताइए यार, अपॉन में 1 को दिखाते हैं क्या? वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना, अपॉन में 1 नहीं लिखते हैं। तो सीधे सीधे मैं इसको लिख दूंगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कितना हो गया, 1.5। मतलब जहां रे गई है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया। एन क्या है यहां पर, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यही तो स्नेल्स लॉ था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से आ रहा है। लेकिन अगर कोई भी लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मतलब वाटर से ग्लास में जा रही है, तो वहां पर मैं लिखने का तरीका अलग बताऊंगा। फिलहाल सिंपल सी बात है, साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ क्या होता है यार, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना ध्यान रखो, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे आप लोग, जहां लाइट जा रही है डेस्टिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, जहां से लाइट आ रही है, डेस्टिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा यहां पर। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर, एयर का तो 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साइन आई अपॉन साइन आर, अगर लाइट हमारी एयर से वाटर में जा रही है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का लिखा जाएगा। जहां लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है मेरे बच्चों, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा यहां पर। तो साइन आई अपॉन, अगर ये लॉजिक आप समझ गए तो ये लॉजिक आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा जब आप साइन आई अपॉन साइन आर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिया जाता है हमेशा, टारगेट का। किसके रेस्पेक्ट में, जहां से लाइट रे आ रही है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा अगर मैं और बता दूं, देखो जरा इधर, यहां पर अगर ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, और ये ग्लास है, यहां से थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 1.5 है। अब कोई लाइट रे है, ये जा रही है आपकी इधर से, ये जो लाइट रे है आपकी, ये कहां से कहां आ रही है, ये वाटर से ये ग्लास में जा रही है। तो आप अगर यहां पर स्नेल्स लॉ लिखना चाहते हैं, तो स्नेल्स लॉ आप यहां पर क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। कहां गई भाई रे, कहां गई, ग्लास में। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, जहां से आ रही है, और आ रही है ये वाटर से, तो वाटर के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो वाटर से डिवाइड कर देंगे। जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं उसी से तो डिवाइड करते हैं। इससे पहले क्या हो रहा था, एयर से आ रही थी, तो 1 को दिखाते नहीं है हम लोग, 1 को सिंपल ऐसे छोड़ देते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.33, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लो कि अगर कोई भी लाइट रे ग्लास से डायमंड में जा रही है, ग्लास से डायमंड में जा रही है, समझ लो, इसको सही से अप्लाई करो यार, ग्लास से डायमंड में जा रही है, तो उस केस में क्या करेंगे आप लोग भाई, उस केस में क्या करेंगे, यहां से कोई लाइट रे आ रही है ये, और इस तरीके से गई, तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। ग्लास का 1.5 है, डायमंड का 2.4 है। तो अब की बार जो साइन आई अपॉन साइन आर लगाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू टारगेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टारगेट डायमंड है, और किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के, क्योंकि कहां से लाइट आ रही है, ग्लास से आ रही है। बहुत सिंपल है साइन आई अपॉन साइन आर लगाना, ठीक है ना। तो ये मैंने बहुत कुछ बताया आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि स्नेल्स लॉ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास में है आप लोग, बोर्ड की क्लास है, बिल्कुल जल्दीबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीज़ों को समझ में आने में, लेकिन जब चीज़ें एक बार समझ में आ जाएंगी तो आपके आगे तक के लिए हो जाएगा। जब आप नीट और IIT JEE की तैयारी करेंगे तो उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर पहले से आपको पता है तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होगी, और ये सभी आपके लिए हेल्प करेगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, समझो जरा। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो देखो बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मेरे पास मान लो कि मेरे पास ये एक ग्लास स्लैब है, मान लो मेरे पास ये एक ग्लास स्लैब है भाई, ठीक है ना, समझना सही से। अब जरा ये ग्लास स्लैब है और ग्लास है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा मैंने सॉलिड कर दिया क्योंकि ये ग्लास है, ये ग्लास है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है समझो।
अब कोई भी लाइट रे है, वो लाइट रे आपकी, ये एयर हो गया, ये आपका ग्लास हो गया, और ये फिर से आपका एयर हो गया। अब कोई लाइट रे है, वो यहां पर स्ट्राइक करती है, यहां पर, समझना सही से चीजों को। तो ये कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास में, तो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो क्या होगी? टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी। ये एंगल आपका कितना हो गया? आई। अब ये टूवर्ड द नॉर्मल बैंड हुई, इस तरीके से टूवर्ड द नॉर्मल बैंड हो गई भाई, ठीक है ना। देखो टूवर्ड द नॉर्मल बैंड करा है। अब फिर ये इस वाले सरफेस पर फिर से रिफ्लेक्ट होगी, ये अब की बार ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इस केस में क्या होगा? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये वाला एंगल आई, तो ये वाला जो एंगल है मेरा, ये मैंने R1 बोल दिया, और ये वाला जो एंगल है मेरा, ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा? ये एंगल भी मेरा R1 ही हो जाएगा अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो तो। और ये एंगल, अगर लाइट रे निकल रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल हो जाएगी, तो जो एंगल ये मेरा, वही एंगल ये इमर्जेंट एंगल है, और ये मिरर पर बाउंस बैक करेगी, नॉर्मल पर स्ट्राइक होगी, तो यहां से क्या होगा? अब ये यहां से मेरे बच्चों बाउंस बैक होगा। इसका जो आउटकम है उसको समझने की कोशिश करना। अब यहां से बाउंस बैक करेगा, इस तरीके से जाएगी लाइट रे, इस तरीके से। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं इस वाले पॉइंट पर, इसका जो मेन आउटकम आएगा वो समझना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ। तो अगर मैं यहां पर एक ए पॉइंट ले लिया मैंने और बी पॉइंट, तो ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाता हूं एट पॉइंट ए, समझो जरा सही से, एट पॉइंट ए अगर मैं ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा दूं तो कितना हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन, कितना हो रहा है बच्चों? R1। अरे भाई यहां का एंगल R1 है ना, तो साइन आई अपॉन साइन R1 कितना आ जाएगा? जहां लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट कहां जा रही है? ग्लास में, किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बहुत आसान है ये। इसी तरीके से एट पॉइंट बी, नाउ एट पॉइंट बी अगर आप बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो बी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा? बी पॉइंट पर जो स्नेल्स लॉ होगा एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी अगर आप बी पॉइंट पर लगाएं, तो देखिए अब बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा? साइन R1। देखो यहां का इंसिडेंस एंगल कितना है? R1। ये इसलिए आया क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल से सेम हो गया, ये ऑल्टरनेट एंगल से सेम हो गया, इस वजह से ये R1 आया। तो ये कितना हो जाएगा? साइन R1 अपॉन साइन आई। जब यहां गया तो ये साइन आई हो गया, इक्वल टू कितना आएगा भाई? अब की बार ये कहां जा रही है? ग्लास से एयर में जा रही है मेरे बच्चों। तो ग्लास से एयर में जा रही है तो किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेंगे? एयर का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो यहां पर कितना आ जाएगा? एन ए का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, इक्वेशन नंबर 2। क्या करो भाई? आप 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 1 इंटू 2 करेंगे, 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए जरा इधर, साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? ANG इंटू GNA। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, फाइनली कितना आ गया? फाइनली आ जाएगा ये आपका कितना? ANG इंटू GNA इक्वल टू 1। और इसका मतलब ये हुआ कि GNA इक्वल टू 1 अपॉन ANG। इसका क्या मतलब है यार? इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा सीधे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रेस्पेक्ट टू एयर, जो कि 1.5 होता है, आप ये कह रहे हो मुझे तो एयर की वैल्यू बताओ विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, एयर की वैल्यू बताओ विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या कर देंगे? उसका रेसिप्रोकल कर देंगे यार। बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बोला कि क्या हो गया, ये आपके पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपके पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 विद रेस्पेक्ट टू एयर। वैसे अगर देखें तो अपॉन में 1 ही तो होता है इसके, विद रेस्पेक्ट टू एयर ही तो है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। अब आप कह रहे हैं एयर का बताइए विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो भैया इसका रेसिप्रोकल कर दो। अगर आपको चाहिए एयर का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप अगर एयर का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या होगा? 1 अपॉन 1.5। बात अभी भी सही है यार, अभी भी मैंने कोई नई बात थोड़ी बताई है। आप एयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, एयर का कितना होता है? 1 होता है। किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं? ग्लास के। तो ग्लास क्या आ रहा है? इसे डिवाइड कर दीजिए यार, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं ना। कोई नई बात मैंने यहां पर नहीं सिखाई, बट फिर भी इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इसी को बोला जाता है, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। अब देखिए
यहां से हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर है और हम एयर का चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर हमारे पास वाटर का है विद रेस्पेक्ट टू एयर, हम एयर का चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाटर, या फिर किसी भी एक मीडियम का RI है दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में और हम दूसरे का चाहते हैं पहले के रेस्पेक्ट में, उसका उल्टा चाहते हैं, तो भैया रेसिप्रोकल कर देना है। चीजें बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं अब हम लोग। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कंपाउंड स्लैब। अगर हम कंपाउंड स्लैब से रिफ्रैक्शन कराने की कोशिश करें मेरे बच्चों, तो कंपाउंड स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरीके से हो सकता है। देखो, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी बताने की कोशिश की है आप लोगों को, इस वाले डायग्राम में हमने ये लिया एयर, ठीक है ना, और उसके बाद ये वाटर है और देन ग्लास लिया हमने। अब सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका? एयर का। फिर वाटर का थोड़ा सा ज्यादा होगा, ग्लास का सबसे ज्यादा होगा। तो अगर आप यहां पर क्या करें, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने ए बोला, इस पॉइंट को मैंने बी बोला और इस पॉइंट को सी बोला मैंने। अब मैं सभी पर आपको स्नेल्स लॉ लिखकर दिखाता हूं। देखो जरा, अगर मैं स्नेल्स लॉ लिख दूं सभी पॉइंट पर, तो इस केस में क्या होगा? एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पर अगर मैं बात करूंगा, तो पॉइंट ए पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, बताओ जरा? साइन आई अपॉन साइन कितना? R1। भाई रे कहां से कहां जा रही है? एयर से वाटर में, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे आप? वाटर का। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। इक्वेशन 1। अब मैं बी पॉइंट पर लगाऊंगा, बी पॉइंट पर, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर समझो मेरे बच्चों, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा? अब क्यों, देखो जो एंगल ये है वही एंगल ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? अरे आप समझने की कोशिश करो ना यार, ये जो एंगल है, अगर ये R1 है, तो यार ये वाला एंगल भी तो R1 होगा ना, ये वर्टिकल अपोजिट हो रहा है, तो ये वाला एंगल भी R1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा अब की बार? साइन R1 अपॉन, कहां जा रही है रे? ग्लास में। साइन R2 इक्वल टू, रे गई ग्लास में, कहां से आ रही है? वाटर से, तो अब की बार किसका RI लिया जाएगा? जहां रे जाती है, कहां गई? ग्लास में। कहां से आ रही है? वाटर से। तो इस तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्नेल्स लॉ कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत सिंपल हो गया है भाई। यहां से अगर यहां जा रही है रे, तो ग्लास में जा रही है, तो ग्लास का लेंगे, कहां से आ रही थी? वाटर से, तो वाटर के रेस्पेक्ट में लेंगे। इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट सी पर अप्लाई कर दूं, पॉइंट सी पर अप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा? एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, सी पर अप्लाई करो भाई, तो ये हो जाएगा आपका साइन R2 अपॉन साइन आई। डायग्राम को देखो, ये वाला एंगल R2 हो गया और ये वाला एंगल I। कहां गई अब की बार रे? अब की बार रे गई है हमारी कहां पर? एयर में। और कहां से आ रही है? ग्लास से। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा? एयर का। किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास के रेस्पेक्ट में। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इस तरीके से आप लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 2 3 की मल्टीप्लाई कर लो यार, एक आउटकम निकल कर आएगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कोई नया आउटकम नहीं आएगा, वो आउटकम भी मैंने पहले से ही सिखा रखा है आपको। देखो जरा, 1 2 3 तीनों की मल्टीप्लाई कर लो यार। 1 2 3, 1 इंटू 2 इंटू 3। देखो जरा, अब अगर आप 1 इंटू 2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस केस में कितना आ जाएगा? उस केस में आ जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2। समझते रहिए, साइन R2 अपॉन साइन आई। चलो, इसकी वैल्यू क्या थी भाई? साइन आई अपॉन साइन आर। एयर से वाटर में गए थे, तो ये था इसकी वैल्यू, इनटू साइन R1 अपॉन साइन R2। वाटर से ग्लास में गए थे, तो कितना हो जाएगा? ये आया था, इनटू साइन R2 अपॉन साइन आई। कहां गए थे? ग्लास से एयर में गए थे, तो कितना आया था? ये वैल्यू थी। अरे आप इसको सॉल्व कर लो भाई, देखो कितना सिंपल हो गया यार, समझो चीजों को। ये हो जाएगा, देखो साइन आई से साइन आई गया, साइन R2 से ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से ये वैल्यू तो 1 हो गई। और ये कितना आया? ये आ जाएगा आपका ANW इंटू WNG इंटू GNA। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा भाई, उस कॉन्सेप्ट को समझो जरा। यहां से अगर मैं देखूं भाई, WNG मतलब ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ये दोनों वैल्यू कहां आ जाएंगी? ये वाली दोनों वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू कहां आ जाएगी? अपॉन में आ जाएगी इधर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ANW इंटू GNA। GNA ये क्या है भाई? एयर का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये एयर का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास है और इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो यार यहां से कोई जो आउटकम आएगा ना,
वो आप कहोगे यार भैया आपने तो ये पहले ही बता दिया था। तो ये चीजें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखो जरा, WNG इक्वल टू 1/GNA, इसको क्या लिख सकता हूं, ये एयर का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास है, इसका रेसिप्रोकल मेरे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर अपॉन नीचे क्या है, वाटर का विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो भैया कोई नई बात थोड़ी बताई मैंने, ये इसका मतलब क्या हुआ, ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर। कैसे कैलकुलेट करोगे ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर, बताना जरा। ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर क्या होता है मेरे बच्चों, ग्लास के आरआई में किसके आरआई से डिवाइड करोगे, वाटर के आरआई से डिवाइड करोगे। यार यहां भी तो वही हो रहा है ना, यहां भी तो वही हो रहा है ना। तो ये जो कंपाउंड स्लैब जो था, इसका जो आउटकम निकल कर आ रहा है, ये आउटकम आपको देखना है कि जो फाइनल आंसर्स आ रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या था, और यहां पर जब मैंने आपको बताया तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहा कंपाउंड स्लैब से, तो जो आउटकम्स आ रहे हैं, आउटकम से बहुत सिंपल है यार, यही आया ना, ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, ग्लास के आरआई में वाटर के आरआई से डिवाइड कर दो यार, जिसके रेस्पेक्ट में देखते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। जैसे अगर मानो भाई आपके पास क्या है, आपके पास ये डाटा है, ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर 1.5 है और वाटर का विद रेस्पेक्ट टू एयर 1.33 है मेरे बच्चों, और आपको चाहिए किसका, ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर कैसे निकाला जाएगा, ग्लास के आरआई में वाटर के आरआई से डिवाइड कर दिया जाएगा। यार यही तो फॉर्मूला आ रहा है ना, ये कोई नई बात थोड़ी आ रही है, यही फॉर्मूला आ रहा है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये चीजें कैसे आ रही हैं बस मैं आपको प्रूफ कर करके दिखा रहा हूं, आपको सीधे आउटकम पता रखना है कि किस हिसाब से आउटकम। अब आप बताओ मेरे को, अगर आपको स्नेल्स लॉ नहीं आता तो क्या ये आप आसानी से समझ जाते, नहीं समझते, बस आप रट्टाफिकेशन लगाते। इसलिए मैं कह रहा था कि स्नेल्स लॉ मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है।